नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एचएस प्रणय ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच कल राजकोट में। ऑस्ट्रेलिया के नेत्रहीन क्रिकेटर स्टीफन नीरो ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 140 गेंदों में नाबाद 309 रनों की रिकॉर्ड पारी खेलकर इतिहास रचा। और FIH महिला हॉकी प्रो लीग में भारतीय महिला हॉकी टीम का सामना 18 और 19 जून को नीदरलैंड से होगा। और खेल खबरों की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। शानदार फॉर्म में चल रहे स्टार शटलर एचएस प्रणय इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इस दिग्गज खिलाड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में हांगकांग के एंग का लॉन्ग एंगुस को सीधे गेम में 21-11, 21-18 से हरा दिया। एंगुस की वर्ल्ड रैंकिंग पर नजर डालें तो वो 12 है, जबकि प्रणय 23वें रैंक पर हैं। हालांकि इस मैच में प्रणय ने जबरदस्त खेल दिखाया। पहले गेम में प्रणय का वर्चस्व रहा और उन्होंने 21-11 से एकतरफा जीत हासिल की। इसके बाद दूसरे गेम में एंगुस ने वापसी की और प्रणय को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन प्रणय से वो पार नहीं पा सके और दूसरे गेम को प्रणय ने 21-18 से जीता। 29 साल के प्रणय ने पहले राउंड में लक्ष्य सेन को हराया था। वर्ल्ड नंबर 10 लक्ष्य को 21-10, 21-9 से हार मिली थी। प्रणय फिलहाल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने थॉमस कप में टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान दिया था। भारतीय टीम पहली बार थॉमस कप जीती थी। तो एक शानदार मैच का प्रदर्शन किया है एचएस प्रणय ने। और धर्मेंद्र, किस तरीके से देखते हैं आगे की जर्नी उनकी कैसे रहने वाली है? देखिए सिद्धार्थ, जिस हिसाब से इंडोनेशिया ओपन में अभी तक हमारे लिए जो परिणाम रहे, पीवी सिंधु, श्रीकांत, बाकी समीर वर्मा आज हार गए, बाकी खिलाड़ी जिस तरह से हार रहे थे, वैसे में प्रणय जो है उम्मीद की किरण बन के आए हैं। और प्रणय के साथ जो पिछले कुछ वर्षों में हुआ, वो स्वास्थ्य कारणों से बाहर रहे, उसके बाद कोविड से बुरी तरह प्रभावित रहे। ऐसे में एक समय लग रहा था कि वो खुद बोल रहे थे कि वो संन्यास लेने की सोच रहे थे। फिर वो जबरदस्त वापसी करते हैं और वापसी ही नहीं करते हैं जी, बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। और यहाँ जिस तरह से उन्होंने मैच खेला, फिर भी आज उनके क्रॉस कोर्ट इस मैच देखने लायक थे। उन्होंने जो दोनों गेम में जीत दर्ज की क्रॉस कोर्ट इस मैच से की, तो इसका मतलब उनमें और पूरा कोर्ट कवर किया। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो उनकी वो फुर्ती, उनकी वो जो पुराना जज्बा और जोश वो वापस लौट आया है। और दूसरी बात ये है कि हाँ, कुछ उन्होंने बेजा गलतियां जो इनको हम बोलते हैं अनफोर्स्ड एरर भी की। जैसे पहले गेम में वो 11-1 से 11-2 से आगे बढ़े हुए थे, तो बड़े अंतर से उनको जीतना चाहिए था, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने विरोधी को वापसी का मौका दिया। मुझे नहीं लगता कि आगे उनका गेम के से या फिर एक फ्रांसीसी खिलाड़ी जो बहुत अच्छी फॉर्म है उनसे उनका मुकाबला हो सकता है। अगर उनके खिलाफ वो इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, अगर वो थोड़ी भी विरोधी को वापसी का मौका देते हैं, तो हर कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि वो उस मौके का फायदा न उठाए। तो इसका उनको आगे के मैचों में ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। तो एचएस प्रणय ने जिस तरह का खेल दिखाया है वो काबिले तारीफ है और उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। समीर वर्मा की बात करें तो उन्हें मलेशिया के विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ली जिया से 10-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में ध्रुव कपिला और MR अर्जुन की जोड़ी चीन के लियू यू चेन और आउ जुआन यी की जोड़ी से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी को चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी चेन किंग चेन और जिया यी फेन से सीधे सेट्स में हार का सामना करना पड़ा। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत पहले दौर में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। तो अब भारत की एकमात्र जो उम्मीद की किरण है वो एचएस प्रणय है। निश्चित तौर पर। और जिस तरह से आप पहले भी जिक्र किया था कि थॉमस कप में उन्होंने निर्णायक मुकाबला जीता था, तो इसका मतलब ये है कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी बन चुके हैं और बड़े मैच अब आगे आने वाले हैं कि अगर उनको क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक पहुंचना है, तो उस तरह के जो एक कहते हैं ना कि दबाव
झेलने के लिए वो तैयार है। और दूसरा ये है कि जब आपका कोच बदलता है ना, तो नए कोच से कुछ नई रणनीति आपसे जुड़ती है, कुछ नई सोच आपसे जुड़ती है। तो आज गुरु साई दत्त का भी आप योगदान भूल नहीं सकते। वो बार बार बीच में गुरु साई दत्त से मिल रहे थे, गुरु साई दत्त से वो टिप्स ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके योगदान को एकदम से आप नकार नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि सकारात्मक जो परिणाम उसके देखने को मिल रहे हैं वो प्रणय के प्रदर्शन में दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे उनका खेल किस तरीके का रहता है। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच कल राजकोट में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 की बढ़त बनाई हुई है। आइए सुनते हैं कल के इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। विशाखापत्तनम में 48 रनों से जीत के बाद भारत कल राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 5 मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-2 की बराबरी करने की कोशिश करेगा। विशाखापत्तनम के मैच में भारत ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें ऋतुराज गायकवाड और ईशान किशन ने 97 रनों की साझेदारी कर भारत को 179 के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। नई दिल्ली और कटक में पहले 2 मैचों में खराब गेंदबाजी करने के बाद हर्षल पटेल 4 और यजुवेंद्र चहल ने 3 विकेट लेकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 131 रन पर समेट दिया। भारत मैच जीतने की उम्मीद में कप्तान ऋषभ पंत और शीर्ष क्रम में बल्लेबाज श्रेयस अय्यर से बड़े रन बनाना चाहेगा। पंत ने दिल्ली में कुछ अच्छे शॉट खेले थे, लेकिन उसके बाद वो बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे, इसलिए उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में वापस आना होगा। अय्यर को सभी मैचों में शॉर्ट पिच गेंदों से परेशान किया गया और तेज गेंदबाजों का सामना करने में उन्होंने संघर्ष किया। गेंद के साथ सही मौके पर चहल और हर्षल ने अच्छी गेंदबाजी की, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा और अक्षर पटेल ने अच्छा समर्थन किया। वो चाहते हैं कि तेज गेंदबाज आवेश खान भी श्रृंखला में बेहतर करने के लिए कुछ विकेट हासिल करें। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका विशाखापत्तनम की हार और खराब बल्लेबाजी में सुधार करना चाहेगा। टेम्बा बावूमा की अगुवाई वाली टीम ने पहले 2 मैचों में डेविड मिलर, रॉसी वैन डो ड्रूसन और हेनरी क्लासेन से रन बनाए, जिसके कारण 2022 में भारत को पहली हार मिली थी। क्विंटन डिकॉक अभी भी चोट से उबर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका बावूमा और उनकी जगह रीजा हैंड्रिक्स को शीर्ष पर बरकरार रख सकता है। गेंदबाजी के नजरिए से दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ मैच में लगातार वापसी की है, लेकिन मेहमान चाहेंगे कि स्पिनर तबरेज शम्सी और केशव महाराज गेंद के साथ अधिक से अधिक विकेट हासिल करें। कुल मिलाकर भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ श्रृंखला को बराबर करना और रविवार को बेंगलुरु में श्रृंखला को निर्णायक मोड़ तक ले जाना कड़ी चुनौती होगा। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, कल ये दिलचस्प मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा और शाम को इस समय मैच चल रहा होगा। किस तरीके से देखते हैं जो चुनौती है वो भारतीय टीम के पास वो किस तरीके की है, क्योंकि इसमें हमें जो जैसा कि रिपोर्ट में भी कहा गया कि 2-2 से बराबरी करनी ही होगी। निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछला मुकाबला भी और ये मैच भी हमारे लिए करो या मरो जैसा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो पहले 2 मैच हारे उसमें हमने किसी भी विभाग में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। हमारे शीर्ष क्रम के बल्लेबाज नहीं चल पाए थे, मध्य क्रम वैसे प्रदर्शन नहीं कर पाया था जैसे उससे उम्मीद की जा रही थी। गेंदबाजी में विशेषकर स्पिनर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। आवेश खान ने पिछले मैच में भले अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अब तक एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं। तेज गेंदबाजी विभाग में सिर्फ भुवनेश्वर कुमार पर एक तरह से आप जिम्मा संभाले हुए हैं। तो इन सब कारणों से अगर पहले 2 मैच हारे हैं तो तीसरे मैच में इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि हमें ईशान किशन और रुद्रराज ने बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई थी और उसका फायदा हमें बाद में भी मिला। और अगर आप शुरू में विकेट निकालते हैं तो उसका फायदा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका ये है कि युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल को जो हमारी स्पिन जोड़ी है उसको अपनी जो लय उन्होंने पिछले मैच में हासिल की थी उसको बनाना होगा। और कहीं ना कहीं टीम प्रबंधन को भी अगर विश्व कप को ध्यान में रखकर आप टीम तैयार कर रहे हो तो अर्शदीप सिंह को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने क्योंकि आईपीएल में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और अच्छे तेज गेंदबाज हैं, उनकी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी है। अगर आवेश खान विकेट नहीं ले पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह को उनकी जगह मौका मिलना चाहिए। राजकोट की पिच ऐसे भी बड़े स्कोर के लिए जानी जाती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ बल्लेबाजों की तूती बोलेगी। बिल्कुल, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कल के इस मैच में क्या कुछ परिणाम रहता है।
अलूर में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 163 रन बना लिए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और पहली पारी में 341 रन बनाए थे। जवाब में बंगाल की टीम ने 273 रन बनाए। तो यहां पर आप इसे किस तरीके से देखते हैं? जो फर्स्ट सेमीफाइनल हो रहा है वो मध्य प्रदेश और जिस तरीके से बंगाल की टीम। देखिए, बंगाल का जिस तरह से प्रदर्शन रहा, बंगाल जो उसने 54 रन पे अपने 5 विकेट गंवा दिए थे, उसके बाद मनोज तिवारी और शाहबाज अहमद जिस तरह से शतकीय पार दोनों ने शतक जड़े, दोनों ने अच्छी पारियां खेली, लेकिन बाकी कोई भी खिलाड़ी नहीं चल पाया। बाकी किसी भी खिलाड़ी ने मतलब निचले क्रम में भी नहीं चल पाया, शीर्ष क्रम नहीं चल पाया। बीच के 2 खिलाड़ी चलते हैं, उनके सिर्फ आप 2 खिलाड़ियों के दम पर मैच जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते। और मध्य प्रदेश ने जिस तरह से बहुत अच्छी शुरू से ही लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और अभी उसकी बढ़त मजबूत है, तो मुझे नहीं लगता कि पहली पारी की बढ़त भी अगर मायने रखेगी तो तब भी मध्य प्रदेश का पलड़ा भारी है। तो मध्य प्रदेश के पास एक फाइनल में पहुंचने का अच्छा मौका है। और दूसरे सेमीफाइनल पर अगर नजर डालें तो बेंगलुरु में खेला जा रहा है मुंबई और यूपी के बीच में, और मुंबई ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं। इससे पहले उसने पहली पारी में 393 रन बनाए थे। जवाब में उत्तर प्रदेश की टीम ने मात्र 180 रन बनाए थे। तो काफी यहाँ पे जो मजबूत टीम दिख रही है मुंबई की। मुझे लगता है कि मुंबई ने शिकंजा कस दिया है और इस मैच में परिणाम लगभग अब तय है कि मुंबई 41 बार का चैंपियन है और एक बार और चैंपियन बनने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से आज विशेषकर मुझे पृथ्वी शॉ का खेल बहुत अच्छा लाजवाब लगा। वो एक तरफ से जिस तरह से मारे जा रहे थे और दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल जो है रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। उन्होंने पृथ्वी शॉ ने 64 रन बनाए और जब आउट हो गए उसके बाद जायसवाल ने खाता खोला अपना 54 गेंद पर। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ अब उनको लग रहा है कि आईपीएल में भी वो फॉर्म में नहीं थे और यहाँ उनको कुछ कर दिखाना होगा ताकि वो भारतीय टीम में अपनी जगह वापस पाने के लिए पा सकें। जी बिल्कुल। तो इस दोनों सेमीफाइनल पर हमारी नजर बनी रहेगी। बीसीसीआई ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है। गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2022 का खिताब दिलाने वाले पांड्या नियमित कप्तान रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में भारत की कप्तानी करेंगे। वहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत 5वें टेस्ट के लिए इंग्लैंड में होंगे। दूसरी तरफ भारतीय टीम आयरलैंड में 2020 श्रृंखला खेलेगी। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए 17 सदस्यीय टीम में राहुल त्रिपाठी को भी जगह मिली है, जिन्होंने आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। संजू सैमसन को भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से बाहर किए जाने के बाद टीम में एक बार फिर से मौका दिया गया है। भारत 26 और 28 जून को डबलिन में 2 2020 मैच खेलेगा। और इस बीच आयरलैंड ने भी अपनी टीम की घोषणा कर दी है। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज स्टीफन डोहेनी और तेज गेंदबाज कोनोर ओल्फर्ट को टीम में शामिल किया गया है। 26-28 जून को होने वाले 2 मैचों के लिए टीम का नेतृत्व एंड्रू बालबर्नी करेंगे और इसमें मार्क अडायर, पॉल स्टर्लिंग और एंड्रू मैकब्राइन भी शामिल हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आप? मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को पहले ही जब अभी जो सीरीज हमारी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही थी, जिस हिसाब से उन्होंने आईपीएल में कप्तानी की थी और उनके निर्णय न सिर्फ बल्लेबाजी क्रम में बल्कि उनकी गेंदबाजी में जिस तरह से बदलाव करते थे वो काबिले तारीफ थे। और कहीं ना कहीं ये होता है ना कि आपके पास अगर आपका लीडर बहुत अच्छा आगे बढ़कर नेतृत्व करता है तो उसका असर आपके परिणाम पर भी पड़ता है और वही आईपीएल में भी देखने को मिला। तो हार्दिक पांड्या और इसको अगर कप्तान बनाया गया तो इससे हमारे पास विकल्प भी तैयार होते हैं। रोहित शर्मा के डिप्टी के रूप में हम 3 खिलाड़ियों को अब तैयार कर रहे हैं, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास अच्छे है कि भविष्य के लिए हमारे पास कप्तानों के भी विकल्प मौजूद होंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पांड्या जो है वो एक पास एक मौका है खुद को साबित करने का। तो उम्मीद करते हैं कि टीम जो है खरीद लेगी।
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कॉनवे अब ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवे और सहयोगी स्टाफ कर्मियों के साथ पॉजिटिव होने वाले सदस्यों में शामिल हो गए हैं। अगर वे उम्मीद के मुताबिक ठीक हो जाते हैं तो गुरुवार से होने वाली सीरीज के तीसरे और अंतिम टेस्ट से पहले मंगलवार को हिंडिंगले में ट्रेनिंग के लिए टीम के साथ वो जुड़ पाएंगे। लेकिन ब्रेसवेल के बाद अब कॉनवे भी कोरोना संक्रमित हैं। तो ये एक खबर आ रही है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे की। तो कहीं ना कहीं टीम के प्रदर्शन पर फर्क देखते हैं आप? क्यों नहीं, पहले अगर दोनों टेस्ट मैच हार गए हैं, केन विलियमसन जो कि वो विश्व स्तरीय उनके बल्लेबाज हैं, वो ऑलरेडी 5 दिन के लिए पृथकवास पर हैं, वो कोविड पॉजिटिव आ गए थे। तो अगर आपका शीर्ष खिलाड़ी और डेवन कॉनवे बहुत अच्छी फॉर्म में है, उन्होंने आईपीएल में अपनी अच्छी फॉर्म दिखाई थी। इससे पहले भी जब भी वो शीर्ष क्रम में जब भी उनको भेजा गया, जब भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और इस बीच अच्छी खबर यह है कि टीम के अन्य सदस्यों की रिपोर्ट वो नेगेटिव आई है। नॉटिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कॉनवे ने 46 और 52 रन की पारियां खेली हैं। केन विलियमसन मैच से एक दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच एक हफ्ते के गैप को ध्यान में रखते हुए उम्मीद की जा रही है कि कॉनवे और ब्रेसवेल ठीक हो जाएंगे और चयन के लिए उपलब्ध होंगे। पहले 2 मैच हारकर न्यूजीलैंड पहले ही सीरीज हार चुका है। हालांकि अंतिम टेस्ट में वो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में महत्वपूर्ण अंक अर्जित करने का प्रयास करेगा। ऑस्ट्रेलिया के नेत्रहीन क्रिकेटर स्टीफन नीरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 140 गेंदों में नाबाद 309 रन की रिकॉर्ड पारी खेलकर टीम को 270 रन से जीत दिलाई है। 3 घंटे की बल्लेबाजी के दौरान सलामी बल्लेबाज ने 49 चौके और 1 छक्का लगाया, जो सीरीज का पहला शतक था, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 40 ओवर्स में कुल 542 रन 2 विकेट के स्कोर बनाने में मदद मिली थी। जवाब में गेंदबाजों ने कीवी टीम को 272 रनों पर समेट दिया, जिसमें नीरो ने विकेट कीपर के रूप में 5 रन आउट किए। नीरो सभी प्रारूपों में 13 शतक बनाने वाले 8वें ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं, जो मैथ्यू हेडन, माइकल क्लार्क और डेविड वार्नर सहित क्रिकेट के महान खिलाड़ियों की जो शानदार सूची है उसमें वो नीरो शामिल हो गए हैं। तो किसी भी खिलाड़ी के लिए 3 शतक लगाना, जैसे 13 शतक कह सकते हैं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं? निश्चित तौर पर अगर आप किसी भी, ठीक है कि वो नेत्रहीन क्रिकेट है, लेकिन ये बड़ी बात है कि उसको भी हम तवज्जो दे रहे हैं और उस तरह के रिकॉर्ड पर भी ध्यान दिया जा रहा है और रिकॉर्ड होता है। और कोई भी खिलाड़ी चाहे, ठीक है कि प्रतिद्वंदी की गेंदबाजी कैसी भी कितनी भी कमजोर है, 300 रन बनाना कभी भी आसान नहीं होता है। और ये किसी भी खिलाड़ी से आप पूछ सकते हैं, किसी भी बल्लेबाज से पूछ सकते हैं कि अगर उसने किसी कमजोर गेंदबाजी का भी सामना किया हो, फिर भी कुछ न कुछ गेंदें ऐसी पड़ती हैं कि जो आपका विकेट ले सकती हैं। तब भी उन्होंने अगर 300 रन की पारी खेली तो निश्चित तौर पर ये रिकॉर्ड, और आपने बताया भी कि इतिहास रच दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है क्रिकेटर स्टीफन नीरो की, जो नेत्रहीन होते हुए उन्होंने 140 गेंदों में नाबाद 309 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली। और चलते चलते बात कर लेते हैं हॉकी की। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH महिला हॉकी प्रो लीग में 18 और 19 जून को नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में अर्जेंटीना से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय महिला हॉकी टीम इस समय 10 मैचों में 22 अंकों के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। अर्जेंटीना की टीम 14 मैचों में 38 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता ने कहा कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, हम अर्जेंटीना के खिलाफ अपने मैचों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और एक टीम के रूप में और व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो अब इस मुकाबले को अर्जेंटीना के साथ जो होने वाला है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पिछले 1 साल में आपने देखा होगा कि ओलंपिक से पहले हम अर्जेंटीना के दौरे पर गए थे, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों टीमें एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। तो ऐसे में मुकाबला रोमांचक, जो आप बता रहे हैं कि मुकाबला कैसे है, मुझे लगता है कि मुकाबले बड़े रोमांचक होंगे। भारत के लिए बहुत बढ़िया इसलिए माने रखते हैं क्योंकि इसके बाद हमें विश्व कप में भाग लेना है और फिर उसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों में खेलना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब टीम पूरे इस यूरोपीय दौरे पर ही इस लक्ष्य के साथ गई है कि उसने अपनी रणनीति तय करनी है इन 2 महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए। जी, तो अब 18 और 19 जून को हमारी नजर रहेगी अर्जेंटीना के साथ मुकाबले पर।
और श्रोताओं समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। धर्मेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हार्दिक आभार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।